आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, characteristics of information and information life cycle. First of all, what is a computer? हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पे what is a computer. कंप्यूटर क्या है? Okay. कंप्यूटर इज़ a programmable electronic device. कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डिज़ाइंड टू वर्क विद इंफॉर्मेशन, जिसको इंफॉर्मेशंस के साथ वर्क करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड डेट कैन बी इंस्ट्रक्टेड, और इसको इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है टू मैनिपुलेट डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ताकि ये डाटा एंड इंफॉर्मेशंस को मैनिपुलेट कर सके। मैनिपुलेशंस मीन मैनिपुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डाटा को चेंज करता है, डाटा को ऑल्टर करता है, ताकि डाटा जो है वो मोर रीडेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाया जा सके, डाटा को मोर रीडेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाया जा सके। दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि मैनिपुलेशन, डाटा टू मैनिपुलेट डाटा, डाटा मैनिपुलेशंस क्या है? डाटा मैनिपुलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को चेंज करते हैं और डाटा को ऑल्टर करते हैं, ताकि डाटा को मोर रीडेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाया जा सके। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि ऑपरेट करती है अंडर कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कंप्यूटर्स को, ठीक है, स्टोर इन इट्स ऑन मेमोरी, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के अंडर ये कंप्यूटर को डाटा पे ऑपरेट करती है। ठीक है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि ऑपरेट करता है कंप्यूटर अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर, स्टोर्ड इन इट्स ऑन मेमोरी। जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के अंडर ऑपरेट करता है डाटा पे कंप्यूटर जो है। डेट कैन एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करता है। प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड रूल, स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग डाटा पे को जो है वो प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोड्यूस रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। एंड स्टोर द रिज़ल्ट फॉर फर्दर यूज़, और फर्दर यूज़ के लिए रिज़ल्ट्स जो है वो स्टोर करता है। नेक्स्ट, द टर्म कंप्यूटर केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से निकला है? कंप्यूटर का वर्ड निकला है वर्ड कंप्यूटर मीनिंग्स टू कैलकुलेट। ठीक है, कंप्यूटर का वर्ड्स निकला है लैटिन वर्ड कंप्यूटर से। कंप्यूटर मीन टू कैलकुलेट, कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेट करना, और अ प्रोग्रामेबल मशीन, और प्रोग्रामेबल मशीन्स भी मीन है। कंप्यूटर मीनिंग टू, कंप्यूटर का मीनिंग है कैलकुलेट करना, और अ प्रोग्रामेबल मशीन्स, और प्रोग्रामेबल मशीन। The word computer refer to central processor unit and internal memory. ठीक है, तो लफ्ज़ कंप्यूटर से मुराद सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट और इंटरनल मेमोरी है। इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड मैथड इंफॉर्मेशंस। इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये डाटा को, इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकता है और इंफॉर्मेशंस को रिट्राइव करता है। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर्स एंड एबल टू यूज़ जनरलाइज सेट ऑफ ऑपरेशंस कॉल्ड प्रोग्राम्स। बेसिकली प्रोग्राम्स क्या है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ program is the set of instructions that tell the computer what to do and how to do. Basically program एक ऐसा set of instructions हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि what to do, करना क्या है, and how to do, and कैसे work करना है। ठीक है, then modern computers are able to use generalized set of operations. Generalized set of operations means कि generalized set of instructions that tells the computer what to do and how to do. ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम्स। बेसिकली प्रोग्राम्स क्या है? हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर्स को बताती हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम। अब इंस्ट्रक्शंस के बगैर जो है, प्रोग्राम्स के बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है।
These set of instructions are used to perform wide variety of tasks. जो set of instructions हैं, ठीक है, ये किस लिए यूज़ होते हैं? वाइड वराइटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मीन्स वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं कंप्यूटर के अंदर. कंप्यूटर टेक्स अनरिफाइंड डाटा एज इनपुट. कंप्यूटर अनरिफाइंड डाटा एज अ इनपुट लेता है, ठीक है. द डाटा अंडरगोज डिफरेंट प्रोसीजर. जो अनरिफाइंड डाटा होता है वो डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरता है. इन द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स प्रोवाइड रिजल्ट्स, ठीक है. The data undergoes different procedure. This data in the control of programs provide results as output. First of all, computer unrefined data को as a input लेता है, फिर उस डाटा के ऊपर different जो है वो procedure, different operations apply करता है. different operations में से गुजरने के बाद डाटा जो हमें results प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं कि ये इनपुट आउटपुट्स हैं हमारे पास, ठीक है. आउटपुट्स जो हैं वो हमें रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करती हैं. प्रोवाइड रिजल्ट्स एज आउटपुट एंड सेव आउटपुट अंडर यूज़र डिमांड्स और एंड सेव्स आउटपुट अंडर यूज़र डिमांड्स, ठीक है. एंड यूज़र की डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट सेव होती हैं. कंप्यूटर प्रोसेसेस बोथ न्यूमेरिकल और अर्थमेटिक एंड नॉन न्यूमेरिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस, ठीक है. कंप्यूटर प्रोसेसेस जो है वो न्यूमेरिकल और अर्थमेटिक, नॉन न्यूमेरिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस को एज अ प्रोसेस करता है, ठीक है. कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर प्रोसेसेस बोथ, कंप्यूटर प्रोसेस करता है न्यूमेरिकल और अर्थमेटिक एंड नॉन न्यूमेरिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस, दोनों पर अमल कर रहा होता है. वो न्यूमेरिकल पे भी अमल करता है, अर्थमेटिक पे भी, एंड नॉन न्यूमेरिकल पे भी और लॉजिकल कैलकुलेशंस पे भी प्रोसेस करता है. चार्ल्स बाबेज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर्स. कंप्यूटर का बाप जिसे हम कहते हैं वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था, ठीक है. चार्ल्स बाबेज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. तो चार्ल्स बाबेज जो है इसको हम कहते हैं ये फादर ऑफ कंप्यूटर है और वे एक मैकेनिकल इंजीनियर था. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो है बेसिक टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. सेकंड हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप देखें कि आपको जनरेशन्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शो हो रही हैं, ठीक है. जनरेशन नेम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है. 5 जनरेशन्स थी बेसिकली हमारी कंप्यूटर्स की. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है. तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी किस ईयर में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हमारे आए? 1942 1956 में हमारे जो थे वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए थे, ठीक है. इसका इंटरफेस कैसा था? यूज़र इंटरफेस कैसा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का? थ्रू पंच कार्ड है, ठीक है. टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही है टेक्नोलॉजी. एंड सिस्टम्स नेम है IBM 701 एंड पिक्चर्स आपको शो हो रही है कि हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे थे, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस ईयर में आए? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 टू 1963 में हमारे आए थे, ठीक है. और यूज़र इंटरफेस इनका था पंच कार्ड था, ठीक है. पंच कार्ड यूज़र इंटरफेस है इसका. टेक्नोलॉजी इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रही है. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है. और सिस्टम का नेम था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के सिस्टम्स का नेम है हमारे पास IBM 1620, ठीक है. IBM 1620 हमारा सिस्टम्स नेम है. और पिक्चर्स आपको जो है वो शो हो रही है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की. नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड जनरेशन्स कंप्यूटर की. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस ईयर्स में आए? 1964 टू 1971,
ठीक है। जैसा कि 1963 में हमारे पास 3 तक हमारे पास सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटर की, एंड 64 में हमारे पास 64 टू 1971 तक हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का ईयर्स है। ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे कब तक आए, 1964 से 1971 तक। और हमारे पास इसका यूज़र इंटरफेस कैसा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, इसमें कीबोर्ड हैं और माउस है यूज़र इंटरफेस में। ठीक है, और टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में। और सिस्टम नेम हमारे पास इसका था हनीवेल 6000 सीरीज़ हमारे पास सिस्टम्स नेम है। और फर्स्ट पे आपको जो है वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की इमेज जो है पिक्चर्स शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का ईयर हमारे पास है 1972 टू 2010। ठीक है, 2010 1972 टू 2010 तक हमारे जो है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इस ईयर्स में आए। ठीक है, और यूज़र इंटरफेस इनका था कीबोर्ड है, माउस है एंड कैमरा है। उसके बाद इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। और हमारे जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं इसमें सिस्टम्स नेम हमारे पास स्टार 1000 है। ठीक है, और इमेज आपको शो हो रही है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 2010 टू प्रेजेंट अब तक जो यूज़ हो रहे हैं, 2010 से अब तक हमारे पास फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। इनमें हमारे पास जो इसके अंदर हमारे पास इंटरफेस है वो है एट कीबोर्ड, माउस, कैमरा एंड टच स्क्रीन है। ठीक है, और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो हमारे सिस्टम्स नेम है वो है अल्ट्रा बुक, और इसकी आपको जो स्टार्ट में पिक्चर शो हो रही है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशंस। डाटा इज़ रिलेटेड टू रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, instructions, concepts or knowledge in an formalized manner। तो डाटा बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट करता है फैक्ट्स को, डाटा रिप्रेजेंट करता है फिगर्स को, इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डाटा कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को एक फॉर्मलाइज्ड मैनर्स में। लाइक डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट से। ठीक है, लाइक हमारे पास जो है वो कैपिटल A to Z, कैपिटल A to Z हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ गए, स्मॉल A to Z अल्फ़ाबेट्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा डाटा हमारा रिप्रेजेंट करता है डिजिट्स को। ठीक है, लाइक 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 9 तक डिजिट जितने भी डिजिट्स हैं। ठीक है, 0 to 9 हम कह सकते हैं डिजिट्स। तो लाइक 0 to 9 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और डाटा हमारा स्पेशल सिंबल्स को, लाइक हमारे पास जो है वो एडिशन का सिंबल हो गया, माइनस सब्ट्रैक्शन हो गया, माइनस का साइन हो गया, प्लस का साइन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल का साइन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। ठीक है, इसको सिंबल स्पेशल सिंबल्स जो हैं उनको डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। डिजिट्स 0 1 2 3 डिजिट्स को हम कहते हैं कि ये डाटा है। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कैपिटल आ जाएं A to Z, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, ये भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली डाटा की जो है वो 6 टाइप्स हैं। डाटा की फर्स्ट टाइप हमारे पास है क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कंटिन्यूस डाटा, थर्ड है डिस्क्रीट डाटा, फोर्थ क्वालिटेटिव डाटा, फिफ्थ नॉमिनल डाटा एंड सिक्स ऑर्डिनल डाटा। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है डाटा की वो है क्वांटिटेटिव डाटा, द डाटा दैट वी कैन काउंट। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा ऐसा डाटा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है, एक अद्दी शक्ल में जो है न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मेजर कर सकते हैं डाटा को। फॉर एग्जांपल लाइक आपकी हाइट हो गई, ठीक है, वेट हो गया आपका, ये भी हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा। आप अपनी हाइट को बोल सकते हैं क्योंकि डाटा हम काउंट कर सकते हैं। आपकी हाइट हो गई, ठीक है, आपका वेट हो गया। अब वेजिटेबल्स, वेट ऑफ वेजिटेबल्स को आप ले लें, ठीक है, वेट ऑफ फ्रूट्स ले लें। वेट ऑफ फ्रूट्स जो है ये क्वांटिटेटिव डाटा है। ठीक है, उसके अलावा पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है, जूतों का जोड़ा, शर्ट्स हो गई, ठीक है, ये सारा आपका क्वांटिटेटिव डाटा उसमें आ जाता है। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव डाटा क्या है? डाटा दैट वी कैन काउंट।
ठीक है. इट इज़ यूजुअली measured in numerical form. For example, your height, weight of vegetables, weight of fruits, pair of shoes and shirt. सेकेंड इसकी टाइप है हमारे पास कंटिन्यूस डाटा. द डाटा दैट हैव नो गैप्स फॉर कैलकुलेशंस, इट इज़ कैलकुलेटेड कंटिन्यूसली. तो जो कंटिन्यूस डाटा है इसको कंटिन्यूसली कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस में कोई गैप नहीं आता. फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी क्लास, हमारी जो क्लास के स्टूडेंट्स की कैलकुलेशंस हो गई. ठीक है, ये कंटिन्यूस डाटा में आ जाती हैं. बेसिकली कंटिन्यूस डाटा हमारे पास वो डाटा होता है जिसकी कंटिन्यूसली कैलकुलेशंस होती हैं. इसकी कैलकुलेशंस में कोई गैप हमारे पास नहीं आता. थर्ड हमारे पास आ जाता है डिस्क्रीट डाटा. डिस्क्रीट डाटा द डाटा दैट टेक अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर कैलकुलेशंस, वो डाटा जिसमें हमें डाटा की कैलकुलेशंस करने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड होती है. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट डैमेज इन अ कार और मोटर बाइक्स. ठीक है, आपकी कार और मोटर बाइक के डैमेज पार्ट्स हो गए. ठीक है, कोई नुकसान डैमेज हो गए, आपके जो ख़राब पुर्ज़ों की तादाद हो गई, जो भी कार्स के जितने भी डैमेज पार्ट्स हैं, जो आपके मोटर बाइक के डैमेज पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, वो आपके डिस्क्रीट डाटा में आ जाते हैं. डाटा दैट टेक अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर कैलकुलेशंस. तो डिस्क्रीट डाटा हमारा वो डाटा होता है जो कि एक कैलकुलेशंस के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव डाटा. डाटा दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय इट्स कैरेक्टराइज एंड क्वालिटी. डाटा जो है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ये डाटा को कैलकुलेट करने के लिए डाटा की करैक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं और डाटा की क्वालिटी को मेजर किया जाता है. फॉर एग्जांपल द सॉफ्टनेस ऑफ हैंड. ठीक है, हमारे हाथों की नरमी हो गई, मींस हमारे हैंड्स जो हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सॉफ्ट है. ठीक है. द कलर ऑफ ड्रेस, अब किसी भी ड्रेस का कलर, किसी लिबास का रंग हो गया, ये हमारे पास एक क्वालिटी आ गई. ठीक है, डाटा की जो ड्रेस का कलर है ये क्वालिटी है. ठीक है, जैसे सॉफ्टनेस है, हैंड्स ऑफ सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस करैक्टरिस्टिक्स हो गई. ठीक है, तो ये जो डाटा हो गया इस टाइप का डाटा ये क्वालिटेटिव डाटा है. लाइक हार्डनेस ऑफ ट्री. ठीक है, दरख्त की सख्ती, हार्डनेस क्या आ गई. ठीक है, हार्डनेस आ गई, क्वालिटी आ गई. ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी में जो डाटा मेजर होता है, कैलकुलेट होता है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा. हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है नॉमिनल डाटा. Nominal data is characterized as information that is utilized for naming or naming factor with no quantitative worth. It is here and there called named information. For example, gender, race, hair color. Nominal data basically characterized करता है as information. ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है लाइक आप कोई नेम देते हैं या कोई नेम देने के अवामिल के लिए आप डाटा को यूज़ करते हैं. ठीक है, नेम कोई नाम देना या नाम देने के अवामिल के लिए आप जो भी नाम देने के लिए आप डाटा को यूज़ करते हैं. नॉमिनल डाटा इज़ करेक्टराइज्ड एज इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसको करेक्टराइज कैसे किया जाता है? एज अ इंफॉर्मेशन करेक्टराइज किया जाता है. फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन लाइक आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं कोई नेम. ठीक है, कोई नेमिंग फैक्टर्स को, इसमें क्वांटिटेटिव वर्थ नहीं होती डाटा की. ठीक है, कोई भी मुकदारी कीमत नहीं होती. लाइक हम कहते हैं इट इज़ हियर एंड देयर कॉल्ड नेम्ड इन्फॉर्मेशन. नेम्ड इन्फॉर्मेशन को बेसिकली हम कहते हैं कि नॉमिनल डाटा. फॉर एग्जांपल जेंडर हो गई. ठीक है, जेंडर है, कहते हैं कि जेंडर एक नेम हो गया ना, कि मींस के जेंडर हम कह सकते हैं कि मेल है, फीमेल है. ठीक है, तो जेंडर जो है ये हमारे पास नॉमिनल डाटा है. रेस है हमारे पास, लाइक रेस हम नस्ल को बोल सकते हैं. ठीक है, नस्ल है हमारे पास एक रेस, ये हमारे पास है नॉमिनल डाटा. हेयर कलर हो गए, बालों का रंग हो गया. ठीक है, तो बालों का रंग लाइक ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, तो ये हमारे पास नॉमिनल डाटा में काउंट होता है. तो नॉमिनल डाटा बेसिकली करेक्टराइज किया जाता है एज अ इंफॉर्मेशन, जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं नेम से नाम देने या नाम देने के अवामल के लिए, ये हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें कोई भी क्वांटिटेटिव वर्थ नहीं होती, कोई अददी, कोई भी इसकी मुकदारी कीमत नहीं होती डाटा की. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जेंडर हो गया, आपकी रेस हो गई, कोई नस्ल हो गई, उसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल डाटा. हेयर कलर्स को नॉमिनल डाटा बोलते हैं.
ऑर्डिनल लास्ट वन हमारा जो टाइप है डाटा की वो है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा is a kind of categorical data with a set of commands or scale to it. Ordinal data हमारा is a kind of categorized data। हमारे पास ये categorical data है, ठीक है। जैसे कि लाइक हम categorize कर दें एक डाटा को एक सेट में, सेट ऑफ कमांड्स हो गई या सेट ऑफ स्केल्स हो गई, ठीक है। तो ऑर्डिनल डाटा ये ऐसा डाटा है जिसमें एक सेट कमांड, ठीक है, या स्केल, सेट ऑफ स्केल्स को हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। इसको कैटेगराइज्ड कर दिया जाता है डाटा को सेट्स में, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मूवी रेटिंग हो गई, ठीक है, मूवी रेटिंग या पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो गई, ये हमारा ऑर्डिनल डाटा में आ जाता है। ऑर्डिनल डाटा की एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप डायग्राम चेक करें। इसमें डाटा है, ठीक है। डाटा हमारे पास जो है वो लाइक आप एग्ज़ाम्पल ले लें, आप अपने सब्जेक्ट्स ले लें, ठीक है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स है आपके पास, इंग्लिश है और उर्दू है, ठीक है। तो आपके पास जो मैथ्स का रिज़ल्ट है, मैथ्स के मार्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि हमारे पास 50 मार्क्स है मैथ के, उर्दू के 40 मार्क्स हैं और आपके पास जो है वो इंग्लिश के जो हैं वो 10 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्क्स हो गए 40, 50 और 10, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स के जो हमारे पास मार्क्स हो गए वो है हमारे पास डाटा, ठीक है। उसके बाद डाटा जो है उसको प्रोसेसिंग फॉर्म में से निकाला जाता है। डाटा मैंने पहले भी बताया कि डाटा रिप्रेजेंट करता है आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स को, ठीक है। डाटा रिप्रेजेंट करता है आपके, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो डाटा के बाद प्रोसेसिंग होती है, पर लाइक आपके जो मार्क्स हैं उसको आप क्या करेंगे, मार्क्स को प्लस करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर एडिशन का आप जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो आप उसको प्लस कर रहे हैं, मींस आप प्रोसेसिंग में से गुजार रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि प्लस कर लेते हैं अपने जितना भी हमारे मार्क्स हैं। लाइक हमारे पास जो मैथ में से कितने थे, 50 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उर्दू में से 40 हैं, उसके बाद हमारे पास जो इंग्लिश है उसमें से 10 है। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास पूरा टोटल नंबर कितने आ गए, मार्क्स, टोटल मार्क्स हमारे पास आ जाते हैं 100। तो मींस प्रोसेसिंग फॉर्म में से हमने जैसे ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवाया डाटा के ऊपर, तो प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेसिंग की हमने डाटा के ऊपर, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स लाइक 100 आ रहे हैं, वो हमारे पास जो 100 है वो इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास डाटा होता है, डाटा को प्रोसेसिंग में से गुजारते हैं, प्रोसेसिंग में से गुजारने के बाद जो भी हम रिजल्ट्स गेट करते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशंस होती है। लाइक इंफॉर्मेशंस क्या है, इंफॉर्मेशन इंक्लूड प्रिपेयर्ड और कैटेगराइज्ड फैक्ट विच इज़ सिग्निफिकेंट। तो इंफॉर्मेशन में हमारे पास कैटेगराइज्ड और प्रिपेयर्ड फैक्ट्स इंक्लूड होते हैं विच इज़ सिग्निफिकेंट, जो कि अहम होते हैं, ठीक है। एंड इज़ प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे इन अकॉर्डेंस टू द रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम डाटा को एक मीनिंगफुल वे में प्रोसेस करते हैं, जिससे हम कहते हैं इंफॉर्मेशंस। फॉर एग्जांपल हमारे टेस्ट स्कोर हो गए, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दी, हमारे मार्क्स हो गए, ठीक है। मार्क्स को भी हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशंस हैं। हमने पहले डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए, ठीक है। लाइक हमने इंग्लिश के लिए, उसके बाद उर्दू के लिए, फिर मैथ के लिए, फिर उनमें के ऊपर प्रोसेसिंग की, उनके ऊपर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए, फिर उनको प्लस करने के बाद प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, प्लस करने के बाद ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो हमने रिज़ल्ट्स गेट किया, लाइक हमारे पास 100 जो था वो हमने रिज़ल्ट गेट किया, वो हमारे पास इंफॉर्मेशंस थी। जो मार्क्स हो गए वो डाटा से, ठीक है। हमारे पास जो था डाटा से हमने उसको प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट गेट किया वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो हम टेस्ट स्कोर को भी इंफॉर्मेशंस बोलते हैं और डाटा को और मार्क्स को भी, और इसी तरह जितना भी जो भी प्रोसेस्ड फॉर्म हमारे पास आती है, ठीक है। प्रोसेस्ड फॉर्म हम प्रिपेयर्ड फैक्ट्स को, कैटेगराइज्ड फैक्ट्स को हम इंफॉर्मेशंस कहते हैं। देन अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, इंफॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास कैटेगराइज्ड फैक्ट और प्रिपेयर्ड फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो हमारे पास इंफॉर्मेशंस की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सेसिबिलिटी है, एक्यूरेटनेस है, ठीक है। एक्यूरेट होना चाहिए हमारा डाटा, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है। हमारे डाटा बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए, डाटा का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेलिवेंस है, रेलिवेंसी होनी चाहिए हमारे डाटा में, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस हमारी करैक्टरिस्टिक्स है डाटा की, डाटा अप्रोप्रिएट होना चाहिए हमारा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स है डाटा की वो है कंप्लीटनेस, हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। लेवल ऑफ अनकम्प्लीट डाटा हमारा नहीं होना
होना चाहिए। और नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हमारी डाटा की एक आ जाती है, नेक्स्ट खसूसियत लेवल ऑफ डिटेल्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हैं टाइमिंग है एंड वैल्यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं। तो इसको हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास एक्सेस कितनी है डाटा की, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शुड बी ईजी टू एक्वायर और एक्सेस, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हासिल करने के लिए ये उस तक रसाई हमारे लिए बिल्कुल आसान होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास एक करैक्टरिस्टिक्स है इंफॉर्मेशंस की, एक्सेसिबिलिटी, कि इंफॉर्मेशन शुड बी ईजी टू एक्वायर और एक्सेस। तो जो भी मालूमात है हमारे पास, जो भी इंफॉर्मेशंस है उसको गेट करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए या उन तक रसाई जो है वो हमें आसान होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेटनेस, बिल्कुल दुरुस्तगी, एक्यूरेट डाटा मस्ट एग्जैक्ट एनफ फॉर द यूज़ ऑफ एनी प्लेस, ठीक है। डाटा किसी भी जगह के इस्तेमाल के लिए काफ़ी हमारे पास एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, ठीक है। 100% एक्वायर हमारे पास डाटा होना चाहिए। टू एक्वायर डाटा डेट इज़ 100% एग्जैक्ट इज़ नॉर्मली रेडिकुलस, ठीक है। तो डाटा जो हमारे पास होना चाहिए वो 100% जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। as it is probably going too expensive or even think about producing on schedules, ठीक है। और to acquire data that is 100% exact is normally ridiculous, कहते हैं कि 100% दुरुस्त डाटा को गेट करने के लिए आमतौर पर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेडिकुलस है कि हमें 100% जो है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो शायद हम कहते हैं कि हमें इसके बारे में सोचना भी बहुत ही वो एक्सपेंसिव पड़ता है कि हमें जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में 100% एक्यूरेट डाटा जो है वो हम गेट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। रिलायबल होना चाहिए डाटा, रिलायबिलिटी क्वालिटी अरेंजमेंट। रिलायबिलिटी मींस के रियलिटी होनी चाहिए डाटा की, डाटा हमारे पास रिलायबल हो, ठीक है। और द ऑब्जेक्टिविटी विथ विच इट इज़ इंट्रोड्यूस, के मींस कोई डाटा को कोई ऑब्जेक्टिव भी हो, ठीक है। You can possibly truly utilize data rapidly on the off chance that you make certain of its dependability and objectivity. Okay, स्टूडेंट्स आप इसमें डाटा की डिपेंडेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को यकीनी बनाते हुए, ठीक है, आप डाटा को सही मानों में तेज़ी से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं डाटा को। नेक्स्ट आ जाता है रेलिवेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस। आपका डाटा रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी अप्रोप्रिएट टू द रीजंस फॉर विच इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इट मस्ट बी रीज़नेबल। आपकी इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, रीज़नेबल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीटनेस है। इंफॉर्मेशन शुड बी कंटेनिंग एंटायरली द subtleties needed by the user. Subtleties needed by the user. Information should be containing entirely the subtleties needed by the users, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो आपकी इंफॉर्मेशन है जिसकी यूज़र को नीड है वो प्रॉपर जो है वो एक प्रॉपर डाटा पे कंसिस्ट करती हो, बिल्कुल शुड बी कंप्लीट हो, ठीक है। अनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो ना हो, रिक्वायर्ड ना हो। इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जिस यूज़र को जो इंफॉर्मेशंस की नीड है, जो यूज़र को जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशंस जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। लेवल ऑफ डिटेल्स। इंफॉर्मेशन शुड बी इन स्ट्रक्चर एंड इज़ एडिक्वाइट। इंफॉर्मेशन आपकी एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल डैट इज़ एडिक्वाइट, जो मुनासिब हो। टाइमिंग है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स। इंफॉर्मेशन नीड टू बी ऑन टाइम फॉर द डिटर्मिनेशन फॉर विच इट इज़ एसेंशियल। इंफॉर्मेशन नीड टू बी ऑन टाइम, हमें टाइमली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड हो, टाइम पे, ऑन टाइम इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड हो। तो इंफॉर्मेशन की तयन के लिए इस इंफॉर्मेशंस का हमें टाइम पर होना ज़रूरी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। द ओवरऑल वर्थ ऑफ डाटा फॉर डायनेमिक कैन इंक्रीमेंट और एप्टमेंट इट्स इंसेंटिव और टू एन एसोसिएशन।
ओके, द ओवरऑल वर्थ ऑफ डाटा फॉर डायनेमिक, तो डायनेमिक के लिए डाटा की जो ओवरऑल वर्थ है, ठीक है, वो किसी भी एसोसिएशन के लिए उसकी तरगीब में इजाफा या तखफीफ कर सकती है। तो ये हमारी जो थी वो 8 करैक्टरिस्टिक्स थी इंफॉर्मेशंस की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे वो इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल है, ठीक है। इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल क्या है? मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग प्रोसेसिंग ऑन इनपुट एंड अचीव यूज़फुल आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के बाद इनपुट पे कुछ प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं। लाइक अभी मैंने प्रीवियस आपको एग्जांपल दी कि मैं फॉर एग्जांपल हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। हम मैथ्स का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मैथ में से हमारे 50 मार्क्स हैं, ठीक है। उर्दू में से हम 40 मार्क्स ले रहे हैं, इंग्लिश में से 10 मार्क्स ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जो मार्क्स हम ले रहे हैं वो डाटा है। उसके बाद हम मार्क्स जो है उनको जब हम उन पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, लाइक जो मेरे पास मार्क्स हैं उनको मैं प्लस कर रही हूँ, ठीक है। 50 + 40 + 10, तो इट्स मीन कि मैं प्रोसेसिंग कर रही हूँ डाटा के ऊपर, ठीक है। मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग प्रोसेसिंग, तो इन्फॉर्मेशन लाइफ साइकिल क्या है, ऐसा मेथड कि हम प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं एक डाटा के ऊपर, एक इनपुट के ऊपर, ठीक है, एंड अचीव यूज़फुल आउटपुट। और उसके बाद हम जो भी रिज़ल्ट गेट करते हैं, लाइक मैंने प्लस करने के बाद 100 जो है वो रिज़ल्ट गेट किया, तो वो मेरे पास आगे आउटपुट। तो इस मेथड को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज अ डाटा को एज अ इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के बाद उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग करने के बाद हम डाटा को स्टोर भी करते हैं, ठीक है। स्टोर करने के बाद हम जो भी रिज़ल्ट गेट करते हैं वो हमारे पास आउटपुट होता है। ये प्रॉपर हमारे पास पूरा एक इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल है। तो फर्स्ट हम इसको एक दफ़ा दोबारा जो है वो रीड करते हैं। मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग प्रोसेसिंग ऑन इनपुट, इनपुट पे कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करना, ऐसा मेथड कि हम कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं इनपुट के ऊपर, ठीक है। और परफॉर्म करने के बाद जो हम जो है वो जो हम रिज़ल्ट्स अचीव कर रहे हैं एंड अचीव यूज़फुल आउटपुट, जो भी हम आउटपुट यूज़फुल आउटपुट अचीव कर रहे हैं, तो इस मेथड्स को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। तो इसके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के हमारे पास 4 फेस हैं। फर्स्ट फेस है इनपुट, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है स्टोरेज, फोर्थ है आउटपुट। तो फर्स्ट स्टेज हमारे पास आ जाता है इनपुट। इनपुट इज़ अराइविंग डाटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट क्या है कि कंप्यूटर कुछ डाटा लेता है, ठीक है। फीडिंग ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर इन द साइकिल फॉर प्रोसेसिंग। हम कंप्यूटर्स के अंदर कुछ डाटा जो है, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो फीड करते हैं। तो बेसिकली इनपुट हमारे पास द रॉ डाटा होता है, ठीक है। फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। द रॉ डाटा इज़ बाउट फ्रॉम गेटिंग इन्फॉर्मेशन। हम रॉ डाटा लेते हैं, उस पर प्रोसेसिंग करके उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इनपुट कैन बी डन बाय यूजिंग न्यूमेरियस डिवाइसेस। तो इन्फॉर्मेशन न्यूमेरियस डिवाइसेस के थ्रू हम जो है इनपुट जो है वो न्यूमेरियस डिवाइसेस के थ्रू हम लेते हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम इनपुट जो है वो गेट कर सकते हैं, लाइक कीबोर्ड, फ्लैट पैड है, ठीक है, बारकोड है, रीडर है, जॉयस्टिक, डेटा टैबलेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर्स हैं। तो इन डिवाइसेस के थ्रू हम जो है वो इन डिवाइसेस के थ्रू मींस न्यूमेरियस डिवाइसेस, लाइक हमारे पास कीबोर्ड, फ्लैट पैड, बारकोड रीडर्स, जॉयस्टिक्स, डेटा टैबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर्स। तो इन डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट्स जो है वो गेट कर सकते हैं, इनपुट्स ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास है प्रोसेसिंग। एग्जीक्यूट सम प्रोसेसेस ऑन डाटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो हम कुछ जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं डाटा के ऊपर, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। लाइक मैंने अभी एग्जांपल दी कि हम एज अ डाटा ले रहे हैं अपने सब्जेक्ट के मार्क्स, उस जो हमारे पास मार्क्स हैं उनके ऊपर जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, हम उनके ऊपर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने उनके ऊपर जो है वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। तो इट्स मीन जो भी प्रोसेसिंग हम डाटा के ऊपर कर रहे होते हैं वो हमारे पास प्रोसेसिंग है। एज इनपुट रिमेन प्रोवाइडेड द डाटा इज़ फर्दर प्रोसेस्ड बाय मेथड। हम इनपुट लेते हैं डाटा को, ठीक है, फिर फर्दर उस पर प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज एज इट गिव द प्रोसेस्ड डाटा इन द फॉर्म आउटपुट। तो जो हमारे पास प्रोसेस्ड हो के जो हम रिज़ल्ट गेट करते हैं, ठीक है, लाइक डाटा हमारे पास हमने जो मार्क्स लिए अपने सब्जेक्ट्स के वो डाटा था, मार्क्स को हमने जो उस पर एडिशन जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाया वो प्रोसेसिंग है। उनको ऐड करने के बाद 50 + 40 + 10 जैसे मार्क्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो रिक्वायर्ड हमारे पास रिज़ल्ट आता है, लाइक 100 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस्ड फॉर्म हो गई डाटा की, ठीक है। डाटा जो है वो प्रोसेस्ड
फॉर्म में से निकल के जो रिक्वायर्ड जो हम रिज़ल्ट अचीव कर रहे हैं, ठीक है, वो हम रिज़ल्ट गेट कर रहे हैं, वो हमारे पास होती है आउटपुट, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज हमारे पास है गिव द प्रोसेस डाटा, जो प्रोसेस डाटा हमें देता है, आउटपुट हमें देता है, ठीक है। लास्ट थर्ड नंबर पे हम स्टोर करते हैं डाटा को। तो स्टोर हम करते हैं डाटा को फिज़िकल फॉर्म में भी, सॉफ्ट फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म्स में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज ऐसा प्रोसेस है, स्टोरेज इज़ द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा इन अ सॉफ्ट और फिज़िकल फॉर्म। तो स्टोरेज जो है वो ऐसी फॉर्म है, प्रोसेस, स्टोरेज इज़ द प्रोसेस, स्टोरेज जो है ये ऐसा प्रोसेस है जो कि हम डाटा को फिज़िकल फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं और सॉफ्ट फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। स्टोरेज कैन बी ऑन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, इन बुलेट्स हार्ड डिस्क, माइक्रो SD कार्ड्स और रजिस्टर्स। तो स्टोरेज जो है वो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव्स पे, इन बुलेट्स हार्ड डिस्क पे भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव्स पे भी, और माइक्रो SD कार्ड्स में भी हम स्टोर कर सकते हैं डाटा को, रजिस्टर में भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट रिजल्ट ऑब्टेन एट द एंड इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जो लास्ट में हम जो है रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं, जो रिजल्ट गेट करते हैं एट द एंड प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। दिस इज़ द आउटकम, ये आउटकम होती है एंड द रॉ डाटा विच वाज प्रोवाइडेड इन द मेन स्टेज। सबसे पहले मेन स्टेज में हमें रॉ डाटा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, एज अ इनपुट। उसके बाद इज़ नाउ हैंडल्ड, हम हैंडल करते हैं उस डाटा को, ठीक है। फिर उस डाटा पे प्रोसेसिंग करते हैं, डाटा पे प्रोसेसिंग करने के बाद फिर उसको एक वैल्यूएबल, एक प्रोसेस्ड फॉर्म में लेके आते हैं। डाटा इज़ वैल्यूएबल एंड नाउ इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसको प्रोसेस्ड फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। रिजल्ट ऑब्टेन जो करते हैं लास्ट में, उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। दिस डाटा कैन बी यूज्ड एज इट और कुड बी फर्दर यूज्ड बाय विद सम अदर डाटा ऑन इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये जो डाटा होता है इसे हम यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी दूसरे डाटा या मालूमात के साथ मज़ीद हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आउटपुट आ गई। लास्ट में देखें आपको पिक्चर शो हो रही है, इसमें इनपुट है, प्रोसेसिंग है, देन स्टोरेज, स्टोर होता है डाटा, देन फिर आउटपुट आती है। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाती है, फिर आउटपुट को हमने स्टोर करना होता है डाटा को, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आउटपुट, इनपुट है, लाइक कोई भी डाटा हम ले लेते हैं, ठीक है, लाइक हम सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लेते हैं, वो हमारे पास सारे डाटा, हम फॉर एग्जांपल मैं 10 सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, तो 10 सब्जेक्ट्स के जो मेरे हर सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो मेरे पास इनपुट है, ठीक है। फिर उन मार्क्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्रोसेसिंग में से गुजारेंगे ताकि हम एक रिज़ल्ट्स, एक जो है वो इंफॉर्मेशन गेट्स कर सकें, एक रिज़ल्ट ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। प्रोसेसिंग फॉर्म में से गुजारेंगे, लाइक मैंने मार्क्स को सबको प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद जो मेरे पास एक उन जो रिज़ल्ट्स आया वो एक रिज़ल्ट्स हमने ऑब्टेन किया एट द एंड, उसको हम कहते हैं कि ये आउटपुट है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट होती है, इनपुट को हम रॉ डाटा होता है, ठीक है। रॉ डाटा पे हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कुछ फार्मूला अप्लाई करते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास एंड पे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स आता ऑब्टेन, जो भी हम रिज़ल्ट ऑब्टेन करते हैं उस रिज़ल्ट्स को हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। आउटपुट जो है ये लास्ट स्टेज होती है हमारे डाटा की, ठीक है। उस आउटपुट को फिर हम स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर, कि डाटा एंड इंफॉर्मेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस हैं, हमारे सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये हमारे 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स सपोर्ट इंट्रैक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स ह्यूमन यूजर्स। तो कंप्यूटर कंपोनेंट सपोर्ट करता है इंट्रैक्शन को, ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स के दरमियान इंट्रैक्शंस को सपोर्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स। बेसिकली हमारे जो इनपुट कंपोनेंट्स हैं ये कंसिस्ट होते हैं, जितनी भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस है या एक्सटर्नल डिवाइसेस है, ठीक है, जो कंप्यूटर को नॉलेज पास करने के लिए यूज़ होती हैं, लाइक हमारे कीबोर्ड, हमारे माउस, नेटवर्क डिवाइसेस, ये हमारे सैम्पल्स हैं इनपुट एलिमेंट्स के। और हमारे जो आउटपुट एलिमेंट्स हैं, आउटपुट एलिमेंट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीसी बैक टू द यूज़र। आउटपुट एलिमेंट जो हैं वो हमारे पीसी से यूज़र तक
ठीक है, यूज़र तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। द आउटपुट एलिमेंट्स कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीसी बैक टू द यूज़र्स। तो आउटपुट एलिमेंट हमारे पीसी से यूज़र्स तक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सैम्पल कौन कौन सी हमारी आउटपुट एलिमेंट्स की, सैम्पल ऑफ आउटपुट एलिमेंट डिवाइसेस इम्ब्रेस मॉनिटर्स हो गए, हमारे प्रिंटर्स हैं एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क conjointly function output devices since they supply two-way communication between computers and user। तो नेटवर्क जो है ये यूज़र एंड कंप्यूटर के दरमियान टू वे कम्युनिकेशन सप्लाई करते हैं। बेसिकली हमारे 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, हमारी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट्स, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशंस डिवाइसेस। स्टूडेंट्स हमारी जो ये 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं इनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, देन स्टोरेज सिस्टम, हम सिस्टम यूनिट्स को पढ़ेंगे, देन स्टोरेज डिवाइसेस एंड देन हम लास्ट में कम्युनिकेशन डिवाइस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास हैं कीबोर्ड है, उसके बाद QWERTY है, Azerty एंड DUVOC है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीबोर्ड जो है इसको डिस्कस करते हैं कि कीबोर्ड, व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ इनपुट डिवाइस दैट एनेबल एन individuals to enter letters, numbers and alternative symbols into a computer। कीबोर्ड बेसिकली हमारी इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर लेटर्स, नंबर्स एंड ऑल्टरनेटिव सिम्बल्स को एंटर करने के लिए यूज़ होती है। It one amongst the most used input device for the computer। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन रिपीट कर देते कि इट वन amongst the most used input device for computer। तो ये कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इनपुट आलात में से एक है कीबोर्ड जो है। ठीक है, कीबोर्ड कंटेन सेवरल कीज़। कीबोर्ड्स में कई कीज़ होती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीबोर्ड लेआउट्स, फैक्ट्री मेड, सपोर्टेड द रीजन एंड लैंग्वेज यूज्ड। स्टूडेंट्स, कीबोर्ड्स कम इन 100 ऑफ डिफरेंट लेआउट्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो कीबोर्ड्स जो हैं उनके 100 ऑफ डिफरेंट लेआउट्स हैं और डिफरेंट लैंग्वेज के लिए यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के बाद हमारे पास है QWERTY layout is the utmost generally utilized and is called when the primary 6 letters that seems happening the highest row। QWERTY layout आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, and QWERTY QWERTY name comes from the order of the first 6 keys on the टॉप लेफ्ट लेटर रो ऑफ द कीबोर्ड। एंड बेसिकली हमारा जो QWERTY है ये लेआउट फैक्ट्री मेड लेआउट है। नेक्स्ट Azerty वाज एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस। ठीक है, Azerty फ्रांस में कायम किया गया था एंड इट्स अनदर वेरिएशन टू द QWERTY लेआउट एंड QWERTY लेआउट का ये वेरिएशंस है। नेक्स्ट हमारे पास है DUVOC design was formed to cut back fingers movements once writing, manufacturer quick writing quick than QWERTY और Azerty। स्टूडेंट्स, DUVOC जो है ये कट बैक फिंगर्स मूवमेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैन्युफैक्चरर क्विकर राइटिंग क्विक देन QWERTY और Azerty। और ये जो है QWERTY एंड Azerty के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा क्विक है। स्टूडेंट्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस एक ऐसी इनपुट डिवाइसेस को कहा जाता है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर पर, अपनी स्क्रीन पर नज़र आने वाले पॉइंटर्स को कंट्रोल करते हैं। तो पॉइंटर्स जो है वो एक छोटा सा सिंबल होता है, ठीक है, जो एरो की शेप में आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आता है। और स्टूडेंट्स, पॉइंटर्स की मदद से आप सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, लाइक आपके कंप्यूटर्स पे कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कोई आइकन्स है, तो वो आप पॉइंटर्स की मदद से उसको सिलेक्ट करते हैं।
और जो पॉइंटर्स हैं ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोबारा रिवाइज़ करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास पॉइंटर हैं इनको ग्राफिकल यूज़र फेस के अंदर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिसके अंदर आप कमांड और ऑप्शंस वगैरह को आइकन्स, बटन्स और मेन्यू की सूरत में स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, उन पर आपने क्लिक करना होता है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनमें हमारे पास माउस, ट्रैक बॉल, ठीक है, टच पैड, ग्राफिक टैबलेट्स, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आते हैं। ठीक है, ये हमारे में जो है डिफरेंट टाइप्स की पॉइंटिंग डिवाइस हैं। स्टूडेंट्स अब हम माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ग्राफिक टैबलेट्स, टच स्क्रीन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस हैं और हम इसको अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है माउस। माउस जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस जो है ये बहुत छोटी सी लाइट वेट जो है वो डिवाइस है, बहुत हल्की सी डिवाइस है जिसको हम कंप्यूटर के साथ जो है वो वायर के साथ, ठीक है, और या बगैर वायर के भी हम अटैच कर सकते हैं। तो अगेन रिवाइज कर देती हूँ स्टूडेंट्स, जो माउस है हम इसको वायर के साथ भी अटैच कर सकते हैं और वायर के बगैर भी, लाइक हम वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है, या फिर हम ब्लूटूथ के साथ सिस्टम के साथ माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। और माउस के थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन पर हम पॉइंटर्स को कंट्रोल करते हैं। आप इसको एक फ्लैट जगह पे रख के मूव करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आपका जो पॉइंटर है वो स्क्रीन पर मूव होता है। और माउस को ग्राफिक एप्लीकेशंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और माउस पर 2 या 3 बटन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आप डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे किसी फ़ाइल को सिलेक्ट करना या किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना। ठीक है, किसी भी फ़ाइल को सिलेक्ट करना और या किसी भी फाइल प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने के लिए हम डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म करते हैं माउस। और कुछ माउस के अंदर हमारे पास स्क्रोलिंग व्हील भी होते हैं जो कि माउस के बिल्कुल ऊपर की तरफ लगा होता है। ठीक है, जैसे किसी बड़े डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने रीड करना है तो माउस के ऊपर लगे हुए व्हील को आप यूज़ करेंगे। तो माउस की जो स्क्रोलिंग व्हील है, ठीक है, इसकी मदद से हम ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट्स को करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे मूव करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऊपर नीचे मूव होता रहता है। इसे स्टूडेंट्स आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फेसबुक यूज़ करते हुए भी आप जो है वो स्क्रॉल व्हील को बहुत ज़्यादा जो आप यूज़ करते हैं स्क्रॉल व्हील का। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रेडिशनल माउस हैं उनके नीचे एक बॉल लगी हुई है। ठीक है, बॉल लगी हुई होती थी जो बिल्कुल माउस के नीचे की जानब लगी हुई होती थी, बिल्कुल माउस के नीचे। और इस बॉल की हरकत से जो है वो मॉनिटर पे जो पॉइंटर था, ठीक है, पॉइंटर की मूवमेंट्स को हम कर्सर को हम कंट्रोल करते थे उस बॉल की मूवमेंट पे, जो ट्रेडिशनल हमारे पास माउस होते थे। और ट्रेडिशनल माउस के बिल्कुल नीचे एक बॉल लगी होती थी, ठीक है, तो उस बॉल की हेल्प से हम कर्सर को मॉनिटर के ऊपर जो है कर्सर, उसको हम उस बॉल की हेल्प से कंट्रोल करते थे। लेकिन आजकल ऑप्टिकल माउस का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऑप्टिकल माउस में क्या है, बॉल की बजाय जो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए लाइट की रिफ्लेक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम पॉइंटिंग डिवाइस में ट्रैक बॉल को देखते हैं कि ट्रैक बॉल क्या होती है। ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस की तरह होती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिशनल माउस में बॉल जो थी वो नीचे की तरफ लगी होती थी, जबकि जो हमारे पास ट्रैक बॉल है उसमें जो बॉल है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ लगी हुई है। रोटेटिंग बॉल जो है वो बिल्कुल ऊपर लगी हुई है। ठीक है, ट्रेडिशनल देखा जाए, ट्रेडिशनल माउस को हम देखें तो उसमें बॉल बिल्कुल नीचे लगी होती थी। ठीक है, लेकिन ट्रैक बॉल को अगर हम देखें तो उसमें जो रोटेटिंग बॉल है हमारे वो बिल्कुल ऊपर लगी हुई होती है। हम इस बॉल को मूव करते थे तो स्क्रीन पे जो पॉइंटर था हमारा
वो मूव करता। ठीक है, जैसे ही हम ये ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं, ट्रैक बॉल में हमारे पास जो बॉल लगी हुई है ऊपर की तरफ, उसको जैसे ही हम मूव करते थे तो हमारे पास करते हैं तो हम क्या होता है, हमारे मॉनिटर के ऊपर जो कर्सर है वो मूव करता है। माउस में हम पूरे माउस को ही मूव करते हैं। ठीक है, जिसके लिए जिसमें हमें क्या होता है कि माउस के लिए फिर ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है हमें। जबकि अगर ट्रैक बॉल में देखा जाए तो उसमें हम ऊपर वाली जो बॉल लगी होती थी जस्ट उसको ही मूव करते थे। इसमें हमें पूरी की पूरी जो ट्रैक बॉल था उसको मूव नहीं करना पड़ता था, जस्ट हम बॉल को ही मूव करते थे तो कर्सर जो था हमारा स्क्रीन के ऊपर वो मूव होता था। इसलिए जो ट्रैक बॉल है ये बहुत ज़्यादा कम जगह लेती है। ठीक है, क्योंकि माउस अगर हम यूज़ करें तो माउस को जब हम मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह लेता है मूव करते हुए, लेकिन ट्रैक बॉल में बॉल्स ऊपर की सतह पे लगी होती थी। ठीक है, ऊपर की जानब लगी हुई है तो जस्ट हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी ट्रैक बॉल को हम मूव नहीं करते, पूरी डिवाइस को हम जस्ट जो है रोटेटिंग बॉल है हमारी उसको मूव करते थे तो हमारा जो है वो कर्सर मूव हो रहा होता था मॉनिटर के ऊपर, स्क्रीन के। ठीक है, बिल्कुल लेस स्पेस लेती है ये। और ट्रैक बॉल पे भी बिल्कुल जैसे माउस के ऊपर बटन लगे हुए हैं क्लिक और राइट क्लिक के लिए। ठीक है, तो ट्रैक बॉल के ऊपर भी इसी तरह बटन लगे होते थे जो कि क्लिक और डबल क्लिक का काम करते हैं। ठीक है, ओके, ट्रैक बॉल के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास टच पैड जो है, टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस। तो जो स्टूडेंट्स टच पैड है ये बिल्कुल सीधी और छोटी सी जगह होती है जिसके ऊपर आप अपने फिंगर्स को मूव करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अपने फिंगर्स को मूव करते हैं तो जो पॉइंटर है स्क्रीन के ऊपर वो मूव करता है। और माउस की तरह टच पैड पे भी आपको 2 बटन्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी मदद से आप क्लिक या डबल क्लिक कर सकते हो। जो काम आप माउस की मदद से करते हैं वही सेम वर्क, वही सेम काम आप जो है वो टच पैड की मदद से भी कर सकते हैं। आमतौर पे जो टच पैड हैं ये लैपटॉप कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं, लेकिन आप इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी लगा सकते हैं इन टच पैड्स को। इसके अलावा टच पैड जो कीबोर्ड्स हैं ये भी मार्केट में अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो जो टच पैड कीबोर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, इन जो कीबोर्ड होते हैं वो न्यूमेरिक कीज़ की जगह टच पैड लगा होता है। ठीक है, जब आप टच पैड कीबोर्ड्स बाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कीबोर्ड की जो न्यूमेरिक कीज़ हैं उन न्यूमेरिक कीज़ की जगह जो है वो टच पैड लगा होगा। और टच पैड्स को ट्रैक पैड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस है टच स्क्रीन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टच स्क्रीन एक टच सेंसिटिव डिवाइस को कहा जाता है। टच सेंसिटिव डिस्प्ले से मुराद एक ऐसा डिस्प्ले है जिसकी मदद से न सिर्फ आपको चीज़ें जो हैं वो स्क्रीन पे नज़र आती हैं, जबकि जब आप उसको टच करते हैं तो जो स्क्रीन है वो इस चीज़ को सेंस करती है और उस टच की बेस पे आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। टच स्क्रीन को आप फिंगर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आजकल मल्टी टच स्क्रीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, यानी हम एक से ज़्यादा जगह पे टच करें तो वो ईज़िली सेंस कर सकती हैं। जैसे आप किसी स्क्रीन पे दोनों फिंगर्स रख के उनको मुख्तलिफ सिमत में जब आप जो है मूव करते हैं अपनी फिंगर्स को तो इमेज जो है वो जूम इन हो जाती है, यानी जो इमेज है वो बड़ी हो जाती है। इसी तरह अगर आप फिंगर्स को जो है वो बिल्कुल दोनों फिंगर्स को एक दूसरे के पास लेके आएँ, ठीक है, तो वो क्या होगी, जूम आउट हो जाएंगी, आपकी जो पिक्चर्स है वो छोटी हो जाएगी। टच स्क्रीन आजकल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और आपके जो कंप्यूटर्स हैं डेस्कटॉप पे बहुत ज़्यादा ये जो है वो पॉपुलर हो गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो रही है, आपके लैपटॉप में टच स्क्रीन यूज़ हो रही है, आपके कंप्यूटर्स में टच स्क्रीन यूज़ हो रही है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है लाइट पेन। ठीक है, टच स्क्रीन के बाद हमारे पास लाइट पेन आता है। तो स्टूडेंट्स लाइट पेन एक हैंड हेल्डिंग पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको आप पेन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तार की मदद से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है और लाइट पेन को इस्तेमाल करने के लिए एक ख़ास किस्म की स्क्रीन का हम यूज़ करते हैं। जब आप इस लाइट पेन की मदद से ख़ास तौर पे जो डिज़ाइन की गई स्क्रीन होती है उसको जब आप टच करते हैं तो जो पेन है ये कंप्यूटर्स को सिग्नल भेजता है।
तो आम तौर पर इसका यूज़ जो है वो इंजीनियर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग कंट्रोल डिवाइस है और ये दो हिस्सों से मिलके बनाई गई है। जो जॉयस्टिक है ये दो पार्ट्स को मिला के बनाई गई है डिवाइस। जॉयस्टिक का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, और जो जॉयस्टिक का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं स्टिक्स, क्योंकि दो पार्ट्स को, बेस एंड स्टिक्स, दोनों पार्ट्स को मिला के जॉयस्टिक बनी हुई है, ठीक है। तो नीचे वाले इसके पार्ट को हम बेस कहेंगे और ऊपर वाले पार्ट्स को हम स्टिक कहते हैं। जब हम जॉयस्टिक को किसी भी डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो हमारे स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो जॉयस्टिक है ये कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जॉयस्टिक को ट्रैक बॉल या माउस की जगह पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करना इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जॉयस्टिक को। ख़ास तौर पे अगर आप उससे वो काम लेना चाहें, जॉयस्टिक से आप वो काम लेना चाहें जो आप एक माउस से ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कंफर्टेबल नहीं होगी जॉयस्टिक जो है। सो एज़ कम्पेयर टू माउस इसको यूज़ करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस हैं ग्राफिक टैबलेट्स। तो ग्राफिक टैबलेट्स को हम डिजिटाइजर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ग्राफिक टैबलेट है ये एक स्मार्ट बेड पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। सॉरी, अगेन मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। जो हमारे पास जो डिजिटाइजर्स हैं, हमारे पास ग्राफिक टैबलेट्स हैं, ये बिल्कुल फ्लैट बेड पे जो मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, फ्लैट बेड पे ये मुश्तमिल होते हैं डिजिटाइजर्स। और ग्राफिक टैबलेट्स के साथ स्टाइलस या पक जो है वो वायर्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है, तार के ज़रिए स्टाइलस या पक जो है वो कनेक्ट होता है डिजिटाइजर्स के साथ। ग्राफिक, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो ग्राफिक टैबलेट्स हैं इसके साथ पक या स्टाइलस जो है वो तार के ज़रिए कनेक्ट होता है। स्टाइलस जो है ये एक पेन लाइट डिवाइस है जिसकी मदद से आप जो है वो इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। और जो पक है ये भी ट्रेसिंग और कॉपी डिवाइस है जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ शेप को ट्रेस या कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं डिजिटाइजर्स को यूज़ करते हुए, अपने ग्राफिक टैबलेट्स को यूज़ करते हुए। डिज़ाइनर जो हैं वो डिजिटाइजर्स की मदद से बहुत जो एक्यूरेट ड्राइंग्स हैं वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट ड्राइंग को ड्रा करने के लिए डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, डिजिटाइजर्स, ग्राफिक टैबलेट्स यूज़ करते हैं। और आम तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो मैप या इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स जो हैं वो ड्रा करने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स विच आर यूज टू ऑब्टेन आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर है, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडसेट, प्रोजेक्टर एंड फ्लोटर्स हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। देन प्रोजेक्टर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर्स हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं, हेडसेट हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर्स हमारे पास आउटपुट डिवाइस एंड फ्लोटर्स भी आउटपुट डिवाइसेस है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर्स कैन बी द मोस्ट मैच्योर लैपटॉप आउटपुट गैजेट्स। Monitors are offered varied size and resolutions. तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मॉनिटर हैं ये मोस्ट म्यूचुअल लैपटॉप आउटपुट गैजेट्स हैं, ठीक है। और मॉनिटर्स के हमारे पास डिफरेंट साइज़ और रेजोल्यूशंस होती हैं। मॉनिटर्स की डिफरेंट साइज़ होते हैं, ठीक है, एंड मॉनिटर्स की डिफरेंट हमारे पास रेजोल्यूशंस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मॉनिटर्स हैं उसकी टू जनरल काइंड्स हैं। एक फर्स्ट जो है वो कैथोड रे ट्यूब है एंड सेकंड फ्लैट पैनल स्क्रीन है। फर्स्ट जो कैथोड रे ट्यूब्स है ये बेसिकली लाइट स्पोर्ट्स को यूज़ करती है और ये हमारी पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, कैथोड रे ट्यूब्स। सेकंड हमारे पास है फ्लैट पैनल स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम अगेन डिस्कस करते हैं कैथोड रे ट्यूब्स को।
CRT को, ठीक है। फर्स्ट हम कैथोड रे ट्यूब्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बाद में देखते हैं कि फ्लैट पैनल स्क्रीन्स क्या होती हैं। तो कैथोड रे ट्यूब बेसिकली CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब्स। स्टूडेंट बेसिकली जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब्स हैं ये स्टैंडर्ड टीवी सेट स्क्रीन की तरह ये नज़र आती हैं। कैथोड रे जो ट्यूब है, जैसे स्टूडेंट्स हमारा टीवी है, ठीक है, टीवी को आप देख लें बिल्कुल टीवी सेट स्क्रीन की तरह। जैसे आप टीवी को देखेंगे, टीवी की बिल्कुल शेप है, बिल्कुल इसी तरह हमारा जो CRT मॉनिटर टीवी की शेप का होता है। बेसिकली कैथोड रे ट्यूब्स हमारी मॉनिटर्स के अंदर, ठीक है, जो भी मॉनिटर होता है उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब्स लगी हुई होती है। बेसिकली ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है। वैक्यूम ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा कि जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में भी यूज़ होती थी, ठीक है। सो स्टूडेंट जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है इसका जो फ्रंट होता है ये बिल्कुल कर्व फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, बिल्कुल कर्व फॉर्म में। ट्यूब का जो फ्रंट साइड होती है वो कर्व फॉर्म में होती है बिल्कुल, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्रीन। और जो बैक होती है स्क्रीन की उसको हम कहते हैं फास्फोर्स, ठीक है। स्क्रीन की फ्रंट बिल्कुल कैथोड रे ट्यूब्स टाइप होती है, ठीक है, और इसकी जो बैक होती है वो उसको हम कहते हैं फास्फोर्स का नाम हम देते हैं स्क्रीन की बैक को। फास्फोर्स क्या है? फास्फोर्स बेसिकली एक केमिकल मटेरियल है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर फॉल होते हैं बीम के ज़रिए तो हमारा जो डिस्प्ले है वो शो होता है। और CRT के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पीछे से फायर करती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती हैं तो फास्फोर्स के ऊपर गन्स जो फायर हो के आके लगते हैं तो इमेज वहाँ पे लाइट होती है, ठीक है। तो जो स्क्रीन जो है हमारी वो आउटपुट देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, आउटपुट डिस्प्ले करवाना शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी इमेज को अच्छे से देख लें, ठीक है, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकती है CRT की, कैथोड रे ट्यूब की। तो कैथोड रे ट्यूब्स का जो इनर स्ट्रक्चर है इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर कनेक्टर पिन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन्स लगी होती हैं। उसके बाद इस जो कैथोड रे ट्यूब का पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर फोकसिंग सिस्टम होता है और एक हॉरिजेंटली प्लेट होती हैं और एक वर्टिकली प्लेट्स होती हैं। हॉरिजेंटली डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं या वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। यहाँ से जब गन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शूट करती हैं, वो जाके जब फास्फोर्स पे लगती हैं तो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब फ्लैट पैनल स्क्रीन देखें। फ्लैट जो है ये नाम से ही आपको पता लग रहा है कि फ़्लैट क्या है। फ्लैट जो बिल्कुल सीधी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फ्लैट। जो हमारा ये CRT मॉनिटर्स था, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब हमने पढ़ी, ये थोड़ा कर्व फॉर्म में होता है, कर्व फॉर्म में, ठीक है। और CRT के बारे में आपको एक बात और मैं एवेलुएट कर देती हूँ। CRT मॉनिटर्स जो होते हैं इनमें नंबर ऑफ़ पिक्सल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मीन्स पिक्स बहुत अच्छी बनती है इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है CRT में, और आउटपुट जो है इसकी ये बहुत अच्छी जनरेट होती है। जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं वो बेसिकली CRT मॉनिटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, हम फ्लैट पैनल्स पे जो था वो डिस्कस कर रहे थे कि फ़्लैट पैनल डिस्प्ले क्या है, फ़्लैट पैनल स्क्रीन क्या है। फ़्लैट पैनल जो स्क्रीन है ये बिल्कुल लाइट वेट होती हैं और इनकी जो स्क्रीन है ये बिल्कुल थिन होती है। तो CRT की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारी जो बिजली थी उसको कंज्यूम करता था, लेकिन जो फ्लैट पैनल्स हैं ये बहुत लेस पावर कंज्यूम करते हैं। बेसिकली ये एडवांटेजेस है फ्लैट पैनल स्क्रीन का। और स्टूडेंट्स जो फ्लैट पैनल हमारे डिस्प्ले होती हैं, स्क्रीन्स होती हैं, ये 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास से मिलके बनती है। तो कोई भी मैटर जो है सब्सटेंस हम प्लेट्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं जो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
फ्लैट पैनल्स के अंदर, क्योंकि फ्लैट पैनल्स के अंदर मैंने बताया कि फ्लैट पैनल स्क्रीन्स जो हैं ये 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो इन प्लेट्स के अंदर कोई भी मैटर्स को हम इंसर्ट करते हैं जो कि डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे, प्रिंटर्स। ओके स्टूडेंट्स, प्रिंटर्स क्या होते हैं? प्रिंटर्स बेसिकली एक ऐसी हमारे पास डिवाइस है जिसके थ्रू हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। तो उस डिवाइस को जो हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रिंटर्स, ठीक है। ये और प्रिंटर्स हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर्स के थ्रू अगर हमारे पास हमारा टेक्स्ट डाटा है या हमारे पास जो या ग्राफिकली डाटा होता है, ठीक है, वो अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में हो, तो अगर हम चाहें कि हम उसको हार्ड कॉपी में हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, हमें हार्ड कॉपी में चाहिए, तो हम उसको सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो प्रिंटर्स हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं एंड सेकंड हमारे पास जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आ जाते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं और लाइन प्रिंटर आते हैं, जिसमें से हम जस्ट जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास लेज़र प्रिंटर हैं, इंकजेट प्रिंटर हैं एंड थर्मल प्रिंटर हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में से हम लेज़र एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में से हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लेज़र प्रिंटर्स क्या होते हैं एंड इंकजेट प्रिंटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली प्रिंटर्स की 2 टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिसमें हम हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाते हैं एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें हमारे लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर आते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बताती हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे पास कौन से होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो हैं जो बिल्कुल पुराने ज़माने में हम यूज़ करते होते थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स को, ठीक है, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे। जैसे हम 20 साल पीछे, ठीक है, या 15 साल पीछे चले जाएं तो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स तब यूज़ होते थे। तो हमारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये बिल्कुल ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और इनकी ये बहुत ज़्यादा स्लो होते थे। हमारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं मीन्स जो इनकी परफॉर्मेंस थी, जो इनकी वर्किंग थी, ये बहुत स्लो थी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। इन प्रिंटर्स को रिप्लेस करके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स लेके आए हैं, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं बाय स्ट्राइकिंग द पिन्स। इनके अंदर पिन्स लगी होती हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली। वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। जिस तरह की कमांड होती है वो इंक के साथ, इंक रिबन के साथ स्ट्राइक करती हैं, तो उन पिन्स के साथ जो है वो इंक लग जाती है। इंक जब पिन्स के साथ लग जाती है तो वो स्ट्राइक होते हैं पेपर्स के ऊपर। जब पेपर्स के ऊपर इंक वाली पिन स्ट्राइक करती हैं तो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो पेपर के ऊपर प्रिंट होती जाती हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं वो हमारे इस तरीके से वर्क करते हैं।